बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 8। और आज हम आखिरी लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसके बाद ज़ाहिर है हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत आसान है, मैंने सारा टॉपिक लिख दिया है। आप यूं भी कर सकते हैं कि मतलब यूं कैसे कर सकते हैं कि आप बुक से तैयारी अगर ना करें तो ये मेरे वाले नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि नोट्स दें, ये मेरा लेक्चर ही मेरा नोट्स होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूजेस ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड। ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ये जो ग्रुप है ना, इनके कंपाउंड्स के इस्तेमालात आज हमने स्टडी करने हैं। तो 3 मेन हेडिंग्स हैं। पहली हेडिंग है रोल ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल। और दूसरी इसकी हेडिंग है मेडिसिन में इनका क्या यूज है, ठीक है। और तीसरी इसकी हेडिंग है एग्रीकल्चर में इनका क्या यूज है। ये 3 मेन हेडिंग है और फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स होंगी। जैसे पहली हेडिंग में जो सब हेडिंग है दैट इज है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में ये जो हम घर बनाते हैं, इमारतें बनती हैं, बिल्डिंग बनती हैं, उनमें क्या क्या इस्तेमाल आते हैं। अच्छा, इस सब हेडिंग के अंदर फिर मजीद मैंने छोटी छोटी हेडिंग्स बना ली हुई हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का जो पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, इसकी एक हेडिंग है। दूसरी है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जब हम चूने के पत्थर को हीट करते हैं ना तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि ये भी सॉलिड होता है। फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड का जब पानी में इसको मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम, इन दोनों के यूज, और इधर कैल्शियम कार्बोनेट के यूज, और फिर इधर हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट के यूज। ठीक हो गया। ये कंस्ट्रक्शन में ये 3 हेडिंग्स हैं। ओके हो गया? यस सर। पहले है चूने का पत्थर, फाउंड एज, पाया जाता है, लाइमस्टोन, हम इसे लाइमस्टोन कहते हैं। यानी चूने के पत्थर में ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और मार्बल में ये होता है, और जो चाक यूज किया जाता था ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए उसमें ये होता है। एंड यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, हम इसको बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। सीमेंट बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, कंक्रीट में इसे यूज किया जाता है, और फिलर के तौर पर हम पेपर और प्लास्टिक में इसे इस्तेमाल करते हैं। यानी पेपर की जब तैयारी हो रही होती है तो पेपर के अंदर फिलर के तौर पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, और प्लास्टिक के अंदर भी फिलर फिल करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका इस्तेमाल क्या है? दे आर यूज्ड इन मेकिंग, सीमेंट बनाने में इनका इस्तेमाल है, मोर्टर बनाने में। ये मोर्टर क्या होता है? उर्दू में इसे बोलते हैं गारा। सर गारा तो मिट्टी का होता है, जी हाँ बिल्कुल मिट्टी का होता है, मगर गारा जो है ये कौन सा गारा है? मोर्टर। इसमें ना रेत लेते हैं और रेत के अंदर पानी डालते हैं, फिर उसमें चूना डाल देते हैं, चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना भी इसे कहते हैं, ये डाल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में यही फ़र्क है, ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों में होता है और इसमें जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन भी है, तो इसमें सिर्फ कैल्शियम और ऑक्सीजन है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसको क्विक लाइम ले लें या चूने का पत्थर ले लें, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें रेत डालें, मिक्स करें, तो वो जैसे आजकल रेत और सीमेंट को मिला के हम बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर ईंटों के दरमियान रखते हैं और इमारत बनाते हैं, पुराने ज़माने में इसी चूना और या कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को और रेत को मिक्स करके ये मोर्टर बनाया जाता था। एंड प्लास्टर, प्लास्टर भी वही होता है, पेस्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, पानी का और सीमेंट भी मिक्स कर लेते हैं, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होते हैं। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। आपको बताऊं, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए स्टील फार्मेशन में यूज़ होता है। जब स्टील बन रहा होता है तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको निकालने के लिए ये कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। आपको पता है कैल्शियम सल्फेट जो है, अगर उसके साथ 2 पानी के मालिक्यूल हों, यानी CaSO4.2H2O, इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ये 2 वाटर के मालिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के साथ हों तो इसे जिप्सम कहते हैं। जी हाँ, ये भी नेचुरल पत्थर है, ये भी पहाड़ों में पाया जाता है, जिप्सम। जिप्सम इज यूज टू मेक प्लास्टर बोर्ड या ड्राई वाल। आपको पता है ड्राई वाल्स होती हैं, प्लास्टर बोर्ड जिन्हें कहा जाता है, यानी कि ये कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम से बनाई जाती हैं
वॉल्स दीवारें होती हैं बहुत पतली पतली, जैसे पतले पतले बोर्ड होते हैं, जैसे ये वाइट बोर्ड है, तो कंपार्टमेंट बनाने के लिए, रूम के अंदर मुख्तलिफ हिस्से बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको समझाता हूँ, देखिएगा। मेरे पास है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, ठीक है, जिसे आप जिप्सम भी कहते हैं। हम इसे हीट करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में, तकरीबन 100 या 150 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे हीट करते हैं। तो क्या होता है, इसमें से 3/4 वाटर रिमूव हो जाता है। 3/4 वाटर से क्या मुराद है, मतलब ये 2 पानी के मालिक्यूल है ना, 2 पानी के मालिक्यूल में से इसमें से जो है 2 में से हाफ पानी का मालिक्यूल बच जाता है, यानी CaSO4.12H2O इसके साथ जुड़ा रहता है, और बाकी जो 3/2 होगा, 3/2H2O, वो निकल जाएगा। मतलब मैं आपको यूं समझाऊं, पानी के हैं 2 मालिक्यूल, 2 में से जो है 1.5 निकल जाता है, 1.5 रिमूव हो जाता है, और बाकी जो हाफ मालिक्यूल है वाटर का, वो कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ा रहता है। तो ये जो फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है जी सर, ऐसे ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या होता है, ये पुटीन होती है। अगर आपके घरों में आपने वाइट वाश होते देखा हो, तो जो भी वो काम करने वाले होते हैं, मजदूर या मिस्त्री, वो क्या करते हैं, जो सुराख होते हैं ना, उनको भरने के लिए एक पाउडर होता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसको मिक्स करते हैं पानी में और उसके अंदर सुराखों में भर देते हैं, तो वो पुटीन भी कहते हैं इसको। तो वो बड़ा ही प्यारा इम्प्रेशन आ जाता है, मुलायम सा, फिर उसके ऊपर वो चूना या वाइट वाश या कलर कर देते हैं। तो इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बैंडेज में हम यूज़ करते हैं। कहते नहीं अभी ओए तेरी हड्डी टूट गई, इसको प्लस्तर लगवाओ, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, उसको पट्टी के ऊपर चिपकाया हुआ होता है। पट्टी को जब पानी में भिगोते हैं तो ऐसे पट्टी लपेट देता है डॉक्टर, पहले बाजू ऐसे खींच खूंच के सीधा कर देता है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि हड्डी अब अपनी जगह पर पहुंच गई है। हड्डी को जगह पर पहुंचाने के बाद फिर उसके ऊपर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टी लपेट देता है। इसकी ये खासियत है कि ये विद इन 5 to 10 मिनट सूख कर पत्थर हार्ड बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बैंडेज में भी इसे यूज़ किया जाता है। ये इक्वेशन भी लिखी जाती है, इसके अलावा एक और भी इक्वेशन लिखी जाती है, लिख देता हूँ। देखें, अगर हमारे पास 2 मालिक्यूल हों कैल्शियम सल्फेट के विद 2H2O, आप समझते हैं इसमें कितने पानी के मालिक्यूल होंगे। एक कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 पानी के मालिक्यूल हैं। अगर मैं 2 की बात करूं, यानी कैल्शियम सल्फेट 2 हैं, तो इस 2 को इस 2 से ज़रब दें तो पानी के कितने मालिक्यूल हो जाएंगे, 4 मालिक्यूल हो जाएंगे। और आपके सामने बनेंगे 2 Ca, बल्कि नहीं, CaSO4, इधर लगाएंगे 2 और इसके साथ 1 पानी का मालिक्यूल लगाएंगे और 3 पानी के मालिक्यूल इधर रिलीज हो जाएंगे। ये इस तरह भी ये इक्वेशन लिखी जाती है कि 2 और 2 4 पानी के टोटल मालिक्यूल हैं, ठीक है। और CaSO4 के 2 यूनिट के साथ 1 पानी का मालिक्यूल लगा हुआ है। एक CaSO4 के साथ आधा पानी का मालिक्यूल होता है ना, तो 2 CaSO4 के साथ 1 पानी का मालिक्यूल, आधा एक के साथ आधा दूसरे के साथ, सही है। और 3 यहां निकल गए, समझ आ गई। ये इक्वेशन लिखें आपकी मर्जी, ऊपर वाली लिखें आपकी मर्जी, ओके हो गया, यस सर। आगे चलें, उसके बाद एनवायरमेंट में इनका कहाँ इस्तेमाल है, एनवायरमेंट में, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का और कैल्शियम कार्बोनेट का एनवायरमेंट में क्या यूज है। नंबर 1, यूज्ड इन फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। देखें मेरी बात सुने, जो फैक्ट्रियों की चिमनियां हैं उनमें से जो गैसेस निकलती हैं एग्जॉस्ट में से, उन्हें फ्लू गैसेस कहते हैं। उनमें होते हैं सल्फर के कंपाउंड जैसे SO2, उनको डीसल्फराइज करना ज़रूरी है। अगर चिमनियों में से धुआं जो निकल रहा है उसे ऐसे ही निकाल दिया जाए तो वो माहौल में बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से एसिड रेन पैदा होगी। तो क्या करते हैं, उस धुएं को बाहर निकालने से पहले उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, उनमें से सल्फर के कंपाउंड को जज्ब कर लेता है, चूस लेता है, जिसे डीसल्फराइजेशन भी कहते हैं या वेट स्क्रबिंग भी कहते हैं, सफाई, ठीक है। ओके, तो यही बात को आगे एक्सप्लेन करके उसने लिखा है कि रिमूव, ये निकाल देते हैं SO2 को फ्रॉम पावर प्लांट एमिशन। पावर प्लांट
फैक्ट्रियाँ या जहाँ बिजली घर हम कह सकते हैं, उनमें से जो एमिशन खारिज होने वाली गैसेज होती हैं उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, एंड दैट हेल्प टू प्रिवेंट द एसिड रेन। इसकी वजह से एसिड रेन में कमी आती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसके क्या यूजेस हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल से मुराद है लाइनिंग फर्नेस, ये जो हम भट्ठा बनाते हैं ना, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी लाइम किल्न की, बहुत बड़ा भट्ठा, इसमें हाई टेम्परेचर होता है, अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर टेम्परेचर होता है। तो इस भट्ठे की जो अंदरूनी लाइनिंग होती है, अंदरूनी साइड पे जो इस भट्ठे की दीवार होती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनाई जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप दिया जाता है, लाइनिंग की जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और ये मेल्ट नहीं होता और दीवार के तौर पर काम करता रहता है। उसके बाद मेडिसिन में कहाँ कहाँ यूज है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा पॉइंट, मेडिसिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है MgOH2, इसे मेडिसिन में कहाँ यूज किया जाता है? देखिए, मैं हूँ मैदे का मरीज, आप लोगों को पता है जो मुझसे फर्स्ट ईयर पढ़े हैं। रिसेंटली मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा जख्म हो गए थे और मैंने मुल्तान के एक बहुत काबिल प्रोफेसर अल्ताफ़ बाकर साहब का ट्रीटमेंट किया और अभी भी वो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं ना अक्सर म्यूकेन सिरप यूज़ करता हूँ। म्यूकेन सिरप, मैदे में जो तेजाबियत होती है ना, उसको कम करने के लिए हम कोई बेसिक मटेरियल लेते हैं, क्योंकि हमारे मैदे में तेजाब पैदा हो रहा है। आप 9th 10th में पढ़ के आए हैं, HCl, वो जब ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होता है तो वो जलन काज करता है और उस जलन से हमें एसिडिटी हो जाती है। हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई है, उसके लिए हम कोई एक ऐसा सिरप यूज़ करते हैं जिसमें कोई बेस हो। तो मार्केट में एक सिरप मिलता है, अब तो खैर नहीं मिलता, पहले मिला करता था, अब तो म्यूकेन है, गेविस्तान है, डाइजेक्सेम्पी है और भी बहुत सारे हैं। तो एक सिरप मार्केट में मिलता था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से, उसमें सिर्फ ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि ये एक बेस है। जैसे ही हम ये सिरप पीते हैं, ये मैदे में जाके एसिड के साथ रिएक्शन करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और साल्ट और वाटर बनते हैं और कहानी तमाम नहीं बल्कि बच जाता है, उसको एसिडिटी से राहत मिलती है। यानी कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये MgOH2, ये दूध की तरह इसका रंग होता है, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए अपना कलर देता है, मिल्की कलर होता है इसका। ऐसे ही तो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस स्टमक एसिड को एंड यूज्ड एज माइल्ड लेग्जेटिव। इसके अलावा एसिडिटी को भी कम करता है और माइल्ड लेग्जेटिव के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेग्जेटिव क्या होता है? कब्ज कुशा, यानी ऐसा सिरप जो कब्ज को खत्म करता है। अब अगर हम बाहर की ज्यादा रोटियां खाएं, मरी हुई मुर्गियों के शुवार में खाएं और ऐसी चीजें खाएं जो जैसे बर्गर और पिज्जा है, मैदे की बनी हुई चीजें खाएं, तो अंदर जाके ये कब्ज करती हैं, ठीक है, मटेरियल फंस जाता है और निकलता ही नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हम कोई ना कोई लेग्जेटिव यूज करते हैं, जैसे लेग्जोबिरान है। जैसे ये वाला सिरप भी माइल्ड लेग्जेटिव है, हल्का फुल्का। बहुत ज्यादा कब्ज है ना, आपने ज्यादा गंद खाया है, तो फिर वो ये वाला सिरप असर नहीं करेगा। उसके लिए आपको हर रात सोते हुए 2 ढक्कन जो है वो कौन सा सिरप बताया मैंने अभी, लेग्जोबिरान, उसके पीने पड़ेंगे, ठीक है। ये माइल्ड हल्का लेग्जेटिव है, बहुत ज्यादा कब्ज हो तो इसको ये नहीं खोलता, उसके लिए फिर और काम करवाने पड़ते हैं। मतलब और काम से ये मुराद है कि आपको जो है ना बहुत हैवी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद लो सोलिबिलिटी मेक इट सेव टू यूज। चूंकि ये लेस सॉल्युबल है, यानी कि हमारी बॉडी में जाके खून में शामिल नहीं होता, सॉल्युबिलिटी इसकी कम है, तो इसलिए आसानी से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में जाता है, अपना काम दिखाता है और बाहर निकल जाता है। ओके, बाहर कैसे निकलेगा? बाहर ये निकलेगा साल्ट की फॉर्म में, क्योंकि ये खुद रहेगा ही नहीं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और मैग्नीशियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा बॉडी से। उसके बाद एक कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर है, ये भी मेडिसिन में यूज होता है। जी हाँ, बिल्कुल, इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज यूज्ड इन इंडाइजेशन टैबलेट एज एन एंटासिड। अब समझना, ऐसी गोलियां जो डाइजेशन को बेहतर करती हैं उन्हें इंडाइजेशन टैबलेट कहते हैं। और एंटासिड किसे कहते हैं? एसिड को खत्म करने वाला। एंटा माने खिलाफ, एसिड, एसिड के खात्मे में इस्तेमाल होने वाली जो चीज होती है उसे एंटासिड कहते हैं। अच्छा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी आप एंटासिड कह सकते हैं। ओके, उसके बाद है कैल्शियम का कंपाउंड। कैल्शियम के मुख्तलिफ कंपाउंड, जरूरी नहीं है सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सिट्रेट या कोई और भी हो सकते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आपको पता है कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारी हड्डियों और हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी है कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम के कंपाउंड को सप्लीमेंट के तौर पर, गोलियों के तौर पर भी लिया जा सकता है। मैंने लिखा भी है एज डाइटरी
कैल्शियम सप्लीमेंट के तौर पर हम इन्हें लेते हैं ग़िज़ा में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के कंपाउंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन के तौर पर। मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम सिट्रेट भी हो सकता है। ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं मैं बताता हूँ मैग्नीशियम की कहाँ कहाँ ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट फॉर मसल नर्व फंक्शन, हमारे मसल्स और हमारे नर्व फंक्शन के लिए मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम सिट्रेट को यूज़ करते हैं टू ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम की कमी को, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को। ओके हो गया। यस सर। इसी तरह एक मिसाल दिया है उसने एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ अगर 7 पानी के मालिक्यूल हों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हम इसे एप्सम साल्ट कहते हैं, ये इसका नाम है। इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज़ यूज्ड एज लेग्जेटिव, ये कब्ज कुशा के तौर पर यूज होता है। एंड इन बाथ्स, बाथ क्या होता है मैं आपको बताऊं, बाज़ दफ़ा ना जब पट्ठों में खिंचाव हो, बॉडी में पेन हो तो डॉक्टर आपको कुछ बाथ लिख के देते हैं, ठीक है, केमिकल होते हैं, उनको आप पानी में डालते हैं, नीम गर्म पानी करके उससे नहाते हैं। वो जिस्म को टकोर करता है, मतलब जिस्म को ना उसकी क्या करता है, ऐसे दबाना, इसको क्या कहेंगे उर्दू में, पता नहीं क्या कहेंगे, आप मुझे बताना कमेंट में। तो ये जो है ना सिकाई करता है जिस्म की, उसको बाथ कहते हैं। तो एप्सम साल्ट को ना बाथ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट, इसका बड़ा अहम किरदार है मेडिसिन में, ज़रा सुनिएगा। बेरियम सल्फेट यूज्ड एज बेरियम मील फॉर एक्सरे इमेजिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको समझाता हूँ, अगर आपका मैदे और आंतों का एक्सरे करना चाहते हैं आप, तो मैदे और आंतों का एक्सरे करने के लिए, मैदे और आंतों में हड्डी तो नहीं है ना, एक्सरे तो किया जाता है जहाँ हड्डी होती है, वहाँ हमें कौन सा वाइट कलर नज़र आता है, पता चलता है कि ये हड्डी है, ठीक है। अब होता ये है कि जिस बंदे के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे करना है, मैदे और आंतों का, उसमें ब्लॉकेज या ज़ख़म या उनकी मूवमेंट जो भी चेक करनी है एक्सरे के ज़रिए चेक की जा सकती है। ऐसे मरीज़ को बेरियम सल्फेट को पानी में मिक्स करके पिला दिया जाता है। खाली पेट होता है मरीज़, उसको जब ये बेरियम सल्फेट पिला देते हैं तो ये अंदर जाके मैदे के ऊपर लेयर बना देता है और आंतों में भी एक लेयर बना देता है। अब सुनिएगा, ऐसे अब मरीज़ के ऊपर जिसने बेरियम सल्फेट पिया हुआ है उसके ऊपर एक्सरेज डाली जाती हैं। अब आपको पता है एक्सरेज जो हैं वो बेरियम सल्फेट से पास नहीं कर सकती। ओपैक माने ओपैक टू एक्सरेज का मतलब है एक्सरेज बेरियम सल्फेट में से नहीं गुजर पाती। चूंकि बेरियम सल्फेट मरीज़ ने पिया हुआ है तो एक्सरेज जाके टकराएंगी और वापस आ जाएंगी, तो वो इमेज बन जाएगा वाइट कलर का। उस इमेज में मैदे के अंदर जो मसला है वो भी नज़र आ जाएगा और आंतों में जो मसला है वो भी नज़र आ जाएगा कि कौन से कीड़े हैं। तवज्जो है ना जी? हाँ बिल्कुल है। ओके, यही बात मैंने लिखी हुई है कि ओपैक टू एक्सरे, और आगे लिखा है सेव भी है ये, बिकॉज ये इनसॉल्युबल होता है। हम पिछले आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं कि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है एंड दैट पासिस थ्रू द बॉडी विदाउट एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये पानी में हल नहीं होता, इनसॉल्युबल है, इसलिए ये हमारी बॉडी में भी जज्ब नहीं होता और लेयर बनाता है और फिर कुछ घंटों तक, 3-4 घंटों बाद जो है ना ये बॉडी से ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव हो जाता है। ओके हो गया। लास्ट यूज है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। चूने का पत्थर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने से हमें CaO लाइम मिलता है। CaO लाइम को हम पानी में मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बेसिकली इनको इस्तेमाल किया जाता है एसिडिक सॉइल की एसिडिटी को ख़त्म करने में। देखें ना, एसिडिक सॉइल जिसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक मटेरियल होता है, ये क्योंकि बेसिक होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खुद बेस है, इसको क्या करते हैं ज़मीन पे डाल देते हैं और वो ज़मीन जो है न्यूट्रलाइजेशन होती है और उसकी एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है और उसकी pH बढ़ जाती है, बेसिक pH हो जाती है। तो वो क्या लिखता है, एडेड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल बिकॉज इट इंक्रीज सॉइल pH, क्योंकि ये सॉइल की pH बहुत कम थी पहले, एसिडिक pH कम होती है, उसको ये बढ़ाता है। मेक द सॉइल मोर सूटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, जाहिर है वो सॉइल जिसमें एसिड बहुत ज़्यादा हो तो उसमें अच्छी क्रॉप तो होगी नहीं फसल, तो इसलिए उसमें ये जब आप डाल देंगे कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी और वो बेस्ट हो जाएगी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ इस्तेमाल होते हैं, एग्रीकल्चर के एतबार से बात कर रहे हैं। कहते हैं दीज आर द इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पौधों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम भी और मैग्नीशियम भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पौधे की ग़िज़ा है। कैल्शियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल वॉल डिवेलपमेंट, जो सेल वॉल होती है उसकी डिवेलपमेंट में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो फिर जो है अच्छी सेल वॉल नहीं बनेगी और अच्छी सेल वॉल नहीं बनेगी तो पौधा भी
अच्छा नहीं होगा। मैग्नीशियम इज अ सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। आपको पता है पौधे के पत्ते में जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसका मेन पार्ट मैग्नीशियम है। बायोलॉजी वाले बच्चे जानते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है। क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पौधा जो है उसके अंदर अच्छी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर पौधे के अंदर अच्छी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, सारे ही बर्बाद होंगे, हम तुम मैं सारे, क्योंकि हमारा इन्हिसार भी तो पौधों पर है। आखिरी बात, फर्टिलाइजर, खाद के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट को भी यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को भी यूज करते हैं। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं किसके तौर पर? खाद के तौर पर। कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला लिख देता हूं, CaNO3 और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का तो आपको पता है MgSO4 ही होता है। ओके हो गया, ये हमारा आज का लेसन था, बल्कि इस चैप्टर का थ्योरेटिकल आखिरी लेसन था। इसमें ना 17.4 क्विक चेक का सी पार्ट जो है उसमें उसने लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर यूज़ है, मेरा ख्याल है एग्रीकल्चर यूज़ है किसका? कंपाउंड ऑफ कैल्शियम का। तो फिर ये वाला यूज़ आप लिख देना। दिस इज़ द आंसर फॉर 17.4 क्विक चेक के सी पार्ट का ये जवाब है। ये हमारा आज का लेसन रहा मेरे प्यारे बेटे। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, इसे सेव कीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।